कई ऐसे लोग आते हैं जो बोलते हैं कि नहीं मैंने पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड भी पढ़ी है, एटॉमिक हैबिट्स भी पढ़ी है, मैंने रिच डैड पुअर डैड भी पढ़ी है, सब कुछ है, पर मैं अपने आप को मोटिवेट नहीं कर सकती। मोटिवेट डजंट कम फ्रॉम आउटसाइड। तो उस टाइम पे ऐसा हुआ क्या कि आपने क्या पूरा बिजनेस अपना रैम्प डाउन कर दिया? मुझे करना पड़ा क्योंकि देयर वाज नो मेरा लाखों का सामान कोई खरीदने वाला तक नहीं। लोगों से बात करना नहीं पसंद है, तो एक इंट्रोवर्ट वाले को ये समझना पड़ेगा कि वो झंझोल कर घर आकर टीवी नहीं देख। कितना रेंट था आपका, इफ यू डोंट माइंड? दैट वाज अराउंड 45,000 पर मंथ। किसी बच्चे को अब्रॉड भेजने पढ़ने के लिए, तो उसका वहां का सेटलमेंट, उसका रहना, उसकी स्टडीज और फर्दर प्लेसमेंट किस किस लेवल पे या किस स्टेजेस पे आप उनको हेल्प करते हैं? कभी भी हम एक यूनिवर्सिटी में नहीं सेलेक्ट करते, कम से कम 4 यूनिवर्सिटीज। बिजनेस का एक्सपीरियंस था, मालूम है कि जो वहां की गलती करी वो यहाँ नहीं करनी नहीं है। 5 से 6 साल में आपने एटलीस्ट 400 से 500 स्टूडेंट्स को या इंडिविजुअल को हेल्प किया है। 260 स्टूडेंट्स को अब्रॉड भेज दो। आई ऑलवेज लव दिस सेंटेंस कि नोइंग योरसेल्फ इज अ रियल ब्लेसिंग। एग्जैक्टली। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चिट चैट सेशन इन एसएमई स्टोरीज। और आज हमारे साथ में है वर्तिका। हेलो वर्तिका, स्वागत है आपका हमारे सेंटर फॉर बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी के पॉडकास्ट शो पर। थैंक यू सो मच। सो वर्तिका एक करियर काउंसलिंग कोच है, कंसल्टेंट है, और ये बच्चों को उनके करियर डायरेक्शन में हेल्प करती हैं। सो जानते हैं आगे की कहानी वर्तिका की जुबानी। प्लीज वर्तिका। सो हम ये जानना चाहेंगे कि आपने अपने करियर की शुरुआत कैसे की, कहां से की, क्या वो आइडिया था जिसने कि आपको इस चीज को स्टार्ट करने के लिए इंस्पायर किया? इट वॉज ऑलवेज टीनेजर्स, बच्चे जो कि क्वेश्चंस, कहीं उनके अंदर में क्यूरियोसिटी रहती है, क्वेश्चंस रहते हैं। Yes. तो मुझे लगता था कि कुछ उनको हेल्प करना चाहिए, उनके लिए कुछ करना चाहिए। तो आई स्टार्टेड माई जर्नी विद इंस्टीट्यूट जहाँ पर कई मल्टीपल एक्टिविटीज़ थी। एंड देन थ्रू दैट आई अंडरस्टूड कि करियर इज ऑल्सो बिग कन्फ्यूजन। तो करियर काउंसलिंग, देन आई स्टार्टेड, आई जम्प्ड, आई मेड माई सेल्फ लर्न पूरा, उसमें मैंने अपने आप को सीखा, अपने आप को एक्सपर्ट बनाया, और फिर वहाँ से मैंने करियर काउंसलिंग की शुरुआत करी। सो करियर काउंसलिंग में कोई ऐसा स्पेसिफिक एक क्लास होता है या कोई एक एज होती है जहाँ से कि हमको उस करियर काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट स्टार्ट हो जाती है? करियर काउंसलिंग की एज अगर बोलें तो बच्चे जब 12 इयर्स या 13 इयर्स के होते हैं, तब से ही अगर उनसे बातें करनी शुरू करें, उनको समझना शुरू करें, क्योंकि कई ऐसे करियर्स हैं जो कि टाइम पर अगर उन पर वर्क करना नहीं शुरू किया तो इट विल बिकम टू लेट। लाइक ऑल द करियर्स रिलेटेड टू क्रिएटिविटी या स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो करियर्स हैं, उसमें बहुत अर्ली है ना एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। जबकि जो बच्चे आजकल जेईई की तैयारी के लिए 5th स्टैंडर्ड से तैयार हो जाते हैं, दैट इज एक्चुअली वो टाइम होता है कि उनको बहुत जगह ग्रूम होना चाहिए, और उनको एक शो केस में या एक बाउंड्रीज में हम डाल देते हैं कि नहीं, आप जेईई की तैयारी करो, लर्न इन अ डिफरेंट वे। और शायद हम जबरदस्ती उन पर लॉजिक थोपना शुरू कर देते हैं, मैथ्स थोपना शुरू करते हैं, और उनके अलावा जो और करियर्स बन सकते हैं वो बनने के चांसेस हम खत्म करना शुरू कर देते हैं। ओके, सो जैसे आपने बताया कि 5th क्लास से बच्चे आईआईटी जेईई की स्टार्टिंग कर देते हैं, तो ये तो बहुत छोटी एज है जहां पर कि वैसे सोचते हैं, तो क्या ये उनका इस टाइम पे सोचना सही रहेगा? नहीं, ये गलत है, क्योंकि वो टाइम है मल्टीपल इंटेलिजेंस का। इंटेलिजेंस, क्योंकि जो 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस जो साइकोलॉजिस्ट ने बताया हुआ है, उस 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस को ग्रूम होने का टाइम है। वो वहां पर काम करें, कोई भी मल्टीपल इंटेलिजेंस वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ेगा। आप फिर कहाँ पर खाली वर्क कर रहे हैं? एक ही इंटेलिजेंस पे जो कि लॉजिक है, एक डायरेक्शन पे, राइट, 5th स्टैंडर्ड पे। तो इसलिए वो जो जेईई नीट की तैयारी है, जो अब गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं कि नहीं, वो 16 साल पर ही स्टार्ट होना चाहिए। Exactly. वो इम्पैक्ट, हालांकि बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है एजुकेशन पे या जो स्ट्रेस पर बच्चों के पड़ा है, क्योंकि बहुत जल्दी बच्चों पर ये डाल दिया गया कि नहीं, यू विल बी अ इंजीनियर या यू विल बी अ डॉक्टर। एब्सोल्युटली, बहुत लिमिटेशंस करती हैं। तो वो लिमिटेशंस खत्म होने के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि दिस इज द टाइम ओनली टू अंडरस्टैंड देयर इंटेलिजेंस। बट टॉकिंग अबाउट देयर करियर, दैट इज द टाइम व्हेन दे आर इनटू एट द एज ऑफ टीन्स, दैट इज 13। ओके, और कहीं ना कहीं हमने ये भी देखा है कि बच्चे ओवर प्रेशर होकर के या पेरेंट्स का बर्डन लेकर के अपना बचपना खो देते हैं।
सो इसको लेके आपके क्या व्यूज हैं? हाँ, वही है ना कि इंटेलिजेंस जिसकी जो मैंने बात करी है, क्योंकि वो इंटेलिजेंस पर काम नहीं कर रहे। 9th स्टैंडर्ड के बच्चों से ये पूछा जाए या 10th स्टैंडर्ड के बच्चों से कि अभी आपकी हॉबीज क्या है, राइट। तो बोलते हैं कि हॉबीज के लिए टाइम नहीं है। और जब उनका असेसमेंट या उनकी प्रॉपर काउंसलिंग करी जाती है तो पता चलता है कि वो बहुत क्रिएटिव हैं और आगे के कुछ समय बाद में वो अपनी क्रिएटिविटी को बहुत बड़ा ब्लॉक लगा देंगे, क्योंकि उन्होंने 9th स्टैंडर्ड से वहाँ पर उस पर काम करना बंद काम कर ही नहीं किया। राइट, एब्सोल्युटली ट्रू। सो व्यूअर्स को आप ये बताएं कि आप करियर काउंसलिंग के साथ साथ और किस किस डायरेक्शन में स्टूडेंट्स को या पीपल को हेल्प करते हैं? देखिए, करियर काउंसलिंग का पहला एक बेस है, कुछ टूल्स होते हैं, साइकोमेट्रिक असेसमेंट एंड DMIT। ओके। दैट कम्स आउट विद अ रिपोर्ट, जहाँ पर स्टूडेंट्स की मुझे पर्सनालिटी पता चलती है। और फ्रेंकली सेइंग ये जो करियर काउंसलिंग है, इट स्टार्ट्स विद टीन्स बट इट गोज लिमिटलेस, क्योंकि इवन वर्किंग प्रोफेशनल्स जब मिडिल एज क्राइसिस या व्हेन दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर करियर, तो उस टाइम पर भी उनको कंफ्यूजन्स होते हैं। तो उनके भी ये DMIT या साइकोमेट्रिक असेसमेंट टेस्ट होते हैं। टेस्ट के बाद में जो रिपोर्ट होती है, तो जहाँ पर पर्सनालिटी पे काम करना, राइट, जो बेसिकली जो मैं काम करती हूँ उनके पर्सनालिटी पर उनको हेल्प करती हूँ, उनका वहाँ पर गाइडेंस, कि आप अपने बारे में जिस दिन जान जाओ ना, यू नो हाउ टू लिव इन दिस वर्ल्ड। ओके, मतलब अपना रास्ता खुद फिर आप बना लोगे उसी दिन से। अच्छा, तो जैसे कि आपने बोला कि ना कि सिर्फ बच्चों को बल्कि वर्किंग प्रोफेशनल को भी काउंसलिंग की जरूरत होती है, एम आई राइट? हाँ, यस। सो क्या वो एज होती है, किस एज तक की कोई क्राइटेरिया है, कोई लिमिट है कि जहां तक का एक इंसान काउंसलिंग ले सकता है? देखिए, 45-50 तक में भी जा सकते हैं। कंफ्यूजन अगर वहां पर भी हो तो वहां पर भी आप अपने कंफ्यूजन्स को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि अब करियर की लिमिट नहीं रही ना। राइट। करियर स्टार्ट की भी कोई लिमिट नहीं रही है, करियर एंड की भी कोई लिमिट नहीं है। अब वो नहीं कह सकते ना कि अब आप 60 साल के हो गए तो यू आर गोइंग टू रिटायर। एग्जैक्टली। सो क्या इस एज में अगर के भी 45-50 साल में भी लोग क्या डाइवर्ट रहते हैं, क्या कंफ्यूज रहते हैं अपने करियर को लेकर के? वो पुश कर रहे होते हैं ना, लाइक रबर अपने आप को बस उस सिस्टम में डाला हुआ है, चलते जा रहे एक जगह जब वो रबर टूटेगा तो वापस अगर वो जीरो पे आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं तो अगर वो सर्च कर रहे हैं, इफ दे जंप टू अ करियर काउंसलिंग, तो दे विल बाइंड इनटू अ न्यू थिंग, वो कुछ नया बनने के लिए तैयार हो जाएंगे। और वर्तिका, एक चीज और बताएं कि क्या आपके अकॉर्डिंग ये 45-50 साल में जाकर के करियर काउंसलिंग लेना और फिर एक नया मूव लेना, नया डायरेक्शन लेना अपने करियर में, क्या वो ठीक रहता है? एक्चुअल में क्या होता है, सच बात तो ये है, ये सारा खेल पर्सनालिटी का है। ओके। आप शायद जो आप काम कर रहे हैं उस काम को आप एंजॉय इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपको वो तरीका नहीं मालूम है उसको करने का। ठीक है। सपोज यू आर इंट्रोवर्ट, अब आपको रोज बोला जाए जाओ मार्केटिंग करके आओ, जाओ 10 लोगों से बात करके आओ, जाओ मार्केटिंग का टारगेट पूरा करो। ठीक है। एग्जॉस्ट है बंदा। एग्जैक्टली। है ना, वो अपने फ्रस्ट्रेटेड लेवल पे वो खाली यही बोलता रहेगा मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ अपने काम पर। वो सबको, सिस्टम को, सबको, जो ऐसा सर्कल जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते उसके बारे में खाली कंप्लेन कर रहा होगा। पर जो कंट्रोल हो सकता है, जो सर्किल ऑफ कंट्रोल है, दैट इज माई सेल्फ। एग्जैक्टली। मैं जिस दिन मैं अपने आप को जान लिया, है ना, उस दिन मैंने अपना कंट्रोल समझ लिया कि मुझे किस तरह से काम करना, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। एग्जैक्टली। तो अगर मुझे ये नहीं पता कि अगर मुझे लोगों से बात करना नहीं पसंद है, तो एक इंट्रोवर्ट वाले को ये समझना पड़ेगा कि वो झंझोल कर घर आकर टीवी नहीं देखे, मेडिटेशन करे। ओके। और वही एक्सट्रोवर्ट को कंप्यूटर के आगे बिठा दिया और वो झंझोल रहा है, ऑब्वियसली क्योंकि उसके संस्कार, उसकी एबिलिटी पूरी कंप्यूटर पे है। उसको नर्वसनेस है कि मैं कैसे, है ना, CS छोड़ दूं, मैं कैसे IT का फील्ड छोड़ दूं। वो कंफ्यूज्ड है। अब वो कंफ्यूजन पे आया, मैंने उसको बताया देखो आप एक्सट्रोवर्ट, योर रियल पर्सनालिटी दिस, जाओ 1 घंटे खेल कूद कर आओ, 10 लोगों से क्लब करो, बात करो, क्रिएट अ क्लब, वो अपनी एनर्जी वहां डाइवर्ट करो। ओके। तो वो 1 आवर जो करेक्ट लेवल पर एनर्जी जानी शुरू हो जाएगी, दैट विल क्रिएट योर बेस्ट एनर्जी, मैसिव रिजल्ट, राइट। सो वर्तिका, एक चीज ये भी बताएं कि आपका जो काउंसलिंग का पार्ट है उसमें कौन से ऐसे वो पॉइंट्स हैं जो कि आप अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं? देखिए, ऑक्यूपेशन फिटमेंट, पर्सनालिटी तो मैं बोल ही रही हूँ, देन कम्स द ऑक्यूपेशन फिटमेंट, दैट इज द इंटरेस्ट। ओके।
इंटरेस्ट, आपका वर्क इंटरेस्ट कैसा है, किस ठीक तरह है। का आपको काम पसंद है, हम्म, आपको कैलकुलेशंस पसंद है, आपको हैंड से वर्क करना पसंद है ना, आप इन्वेस्टिगेटिव हो, आप क्रिएटिव हो। सो हाउ यू आइडेंटिफाई, ये किस तरह से निकल के आता है कि ये पर्सन जो है इसका इंटरेस्ट इस फील्ड में है और ये जो सेकंड पर्सन है इसका इंटरेस्ट अदर अदर फील्ड में है? जिसके बारे में मैंने बात करी कि साइकोमेट्रिक असेसमेंट या DMIT असेसमेंट है, ठीक है। दीज असेसमेंट आर क्रिएटेड बाय साइकोलॉजिस्ट। ओके। उसमें जो क्वेश्चनरेज होते हैं, उस क्वेश्चनरेज से सॉर्टेड होकर जब सॉफ्टवेयर हमको जो क्रिएट कर कर देता है वो रिजल्टेंट देता है अबाउट द पर्सनालिटी, अबाउट द इंटरेस्ट एंड ठीक है। अबाउट द मोटिवेशन एंड अबाउट द मल्टीपल इंटेलिजेंस। ओके। फिर उस पर मेरा अलाइन करने का काम होता है कि काउंसलर उसको पॉजिटिविटी, उसकी स्ट्रेंथ को कैसे हिट करे। ओके। सो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि हमें पता चला है कि साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है और DMIT टेस्ट होता है। सो फर्दर हम जानते हैं कि किस तरह से किया जाता है और इससे क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं इंडिविजुअल को, प्लीज। Psychometric assessment is totally a number of questions ओके। related to different areas है। और DMIT is actually it's a demographic multiple intelligence test। इसमें है। हमारे फिंगरप्रिंट स्कैन होते हैं। फिंगरप्रिंट्स जब स्कैन होते हैं तो ये हमारे फिंगरप्रिंट्स हमारे बर्थ पोटेंशियल, बाय बर्थ जो पोटेंशियल्स हैं वो हमको बताते हैं, क्योंकि दे आर अलाइन विद अवर ब्रेन। ठीक है ना। ये हमारे जो ब्रेन के लोब्स हैं, डिफरेंट 5 लोब्स हैं, उसके साथ में ये हमारे फिंगर्स, 5 फिंगर्स कनेक्ट हैं। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग उस इंसान की पर्सनालिटी आ रही है। और बाकी 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस जिसकी पूरी थ्योरी है वो पता चल रहा है कि कहाँ पर वो कितना पोटेंशियल उनका है। Okay. तो दिस साइकोमेट्रिक असेसमेंट इन DMIT, दीज आर द टूल्स। उससे इंसान का पोटेंशियल सामने आया। ठीक है। पोटेंशियल सामने आया तो हमने क्या किया, आज तक हमने पोटेंशियल पे काम नहीं किया। ठीक है। जो बेसिकली जो लाइफ में हमने करा है, वी आर नॉट वर्किंग ऑन द पोटेंशियल, वी आर वर्किंग ऑन द ट्रेंड। क्योंकि हर इंसान का पोटेंशियल अलग होता है। हाँ। और हो सकता है कि वो अपने पोटेंशियल पे काम ही नहीं कर रहा। हाँ, तो पोटेंशियल और ट्रेंड को अगर मिलाए ना, देन क्रिएट्स अ करियर। ओके। जैसे पहले डिजाइनिंग कहाँ पर लिमिटेड थी। इफ आई टॉक अबाउट माई जनरेशन या मैं अपने एल्डर्स के बारे में बात करूं, तो इफ दे आर क्रिएटिव, दे आर लिमिटेड टू होम साइंस और फैशन डिजाइनिंग, आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइनिंग। राइट। आज जब क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं तो व्हाट कम्स, आज ट्रेंड पर बात हो गया, है ना। तो क्रिएटिविटी तब भी पोटेंशियल था, आज भी है। उस वक्त ट्रेंड दूसरा था, आज ट्रेंड दूसरा है। तो उन दोनों को अगर हमने अलाइन किया तो देन कम्स द ग्रेट करियर। ओके। और ये जो आप बता रहे हैं कि DMIT टेस्ट है, डेमोग्राफिक मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट, तो क्या ये जाकर के पर्सन टू पर्सन 1-on-1 होता है या फिर हम इसको ऑनलाइन भी कंडक्ट कर सकते हैं? नहीं, दैट इज अ स्कैनिंग, दैट नीड्स अ स्कैनर। ओके। तो जैसे बायोमेट्रिक स्कैनर होता है ना, राइट, उससे होता है, तो वो ऑनलाइन नहीं हो सकती। साइकोमेट्रिक असेसमेंट ऐसा है जो कि ऑनलाइन हो सकता है। अच्छा। बट द ओनली डिफरेंस इज कि दोनों ही अपने पर्सनालिटी के बारे में बता रहा है, दोनों ही पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है, मतलब मल्टीपल इंटेलिजेंस बता रहा है। फर्क इतना है कि साइकोमेट्रिक असेसमेंट आपका प्रेजेंट बता रहा है, DMIT आपका इनबॉर्न बता रहा है। ओके। सो बाय बर्थ जो आपको क्वालिटीज मिली हैं कुदरत की तरफ से, वो आपको रिफ्लेक्ट करेगा DMIT टेस्ट के थ्रू, और साइकोमेट्रिक टेस्ट आपको शो करेगा कि जो आपकी प्रेजेंट एबिलिटी है। हाँ, आप जो एनवायरनमेंट में जिस तरह से आप ग्रूम हुए हो, जिस तरह से चीजें हैं, मे बी यू आर बोर्न विद अ वेरी विजुअल एबिलिटी। ओके। ठीक है, पर आपने उस चीज को यूज ही नहीं कर रहा है कहीं पर पे, या आपका लॉजिक बहुत अच्छा है पर आपने बहुत जल्दी ये बोल दिया कि मैं मैथ्स से बोर होता हूँ, मैथमेटिक्स मुझे पसंद नहीं है। बिल्कुल, काफी बच्चों के साथ ऐसा होता है। तो वो बोर होता हूँ वो बोलने लगते हैं। और हमारे लिए ये होता है कि लॉजिक इज ओनली रिलेटेड टू अर्थमेटिक, ज्योमेट्री एंड मैथमेटिक्स, साइंस। पर बहुत जगह लॉजिक और भी जगह यूज होता है। तो हम ना कई जगह अपने आप को रोक देते हैं। राइट। तो वो जैसे ही रोक दिया, खेल खत्म वहीं पर। एग्जैक्टली। सो आपके जैसा आप बता रहे हैं, जो आप सर्विसेज डिलीवर करते हैं, काउंसलिंग का हो गया या जो साइकोमेट्रिक टेस्ट हो गया, तो आज तक आपने कितने लोगों को अपनी सर्विस से बेनिफिट किया है?
इट हैज़ बीन अराउंड 400, मतलब मोर देन 400 हो चुके हैं, Okay. बिकॉज़ माय करियर इज़ नॉट वेरी फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम, यस, जैसे कि बताया आपने 5 से 6 साल से आप ये सर्विस डिलीवर कर रहे हैं। हाँ। ओके, सो कोई ऐसा एक आपके पीछे कोई पैशन था कि नहीं मुझे सिर्फ इसी इंडस्ट्री में जाना है, यही करना है, लोगों को हेल्प करना है, मतलब वो क्या एक आइडिया था, वो क्या पैशन था जिसने कि आपको इस फील्ड में रन करने के लिए बाउंड किया? जैसे होता है ना, एक मैं यूनिवर्सिटी में एंटर कर गई और यूनिवर्सिटी में एंटर करते हुए कोर्स मैंने ज्वाइन करा तो मुझे कोई पर्टिकुलर एक सिलेबस मुझे बहुत अच्छा लग गया, दैट इज रिलेटेड टू हेल्पिंग स्टूडेंट्स फॉर रिलेटेड टू देयर करियर, देयर कॉलेज सिलेक्शंस, देयर एप्लीकेशंस रिलेटेड। तो फिर मैंने उस पर और ज़्यादा अपने आप को बढ़ाना शुरू किया। इट वाज नॉट समथिंग व्हिच आई थॉट आई शुड डू। ओके, आई केम विद वन आइडिया कि मुझे आज के यूथ को हेल्प करना है। वो मेरा आइडिया मुझे लगता था कि दिस सो मेनी थिंग्स, मतलब उनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, हाँ, एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, एक्सिक्यूट भी नहीं कर पा रहे हैं। उनके साथ में सोसाइटी एक बाउंड्री है। तो जैसे मेरा पर्सनल ग्रोथ का भी प्रोग्राम इसीलिए बना कि करियर के साथ साथ में जो बैरियर्स क्रिएट हो रहे हैं वो पर्सनल ग्रोथ के जो 3 महीने के प्रोग्राम में भी मैं लेकर जाती हूँ कई स्टूडेंट्स को, टू एनालाइज मोर डीपर टू देमसेल्फ कि वो क्यों कंप्लेन कर रहे हो, कंप्लेन से कैसे अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने बताया पर्सनल ग्रोथ प्रोग्राम का, सो कुछ हम इसके बारे में जानना चाहेंगे इन डिटेल कि क्या होता है और कैसे बेनिफिट करता है। अरे इन डिटेल यस, इन डिटेल में देखिए, स्टार्ट विद नोइंग द पर्सनालिटी। जब पर्सनालिटी जान गए तो एक्सप्रेसिंग द स्टूडेंट या यूथ अबाउट देयर स्ट्रेंथ। फिर उसके बाद में एक नेक्स्ट स्टेप आता है, जब उनके जितने भी कंप्लेंट्स होते हैं, जितने भी नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होते हैं, जितने भी पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस होते हैं, जितने भी अचीवमेंट्स होते हैं, आई मेक देम टू राइट। ओके, आई मेक देम टू चर्न। ठीक है, मैं उनको 2-2 3-3 दिन के लिए छोड़ देती हूँ विद असाइनमेंट कि उस पर काम करना शुरू करो। एवरी टाइम दे कम अप विद न्यू स्टोरीज, मतलब उनको लगता है अच्छा हाँ हमने तो ये किया हुआ है। ओके, क्यों? क्योंकि वो उस दिन जब ये हुआ कि उनको एनालाइज करना था अपने कुछ अचीवमेंट्स, तो उन्होंने वो अचीवमेंट्स एनालाइज किया और उनको एक दिन से वो हिट हुआ कि हाँ मैं तो ये केपेबल हूँ। अच्छा हाँ मैम ने बताया था ना मेरी स्ट्रेंथ, यस मैं हूँ, वो एक स्टैम्प लग जाता है। एग्जैक्टली। सो बिजनेस के टर्म में हम इसको कह सकते हैं कि एक तरह से सॉर्ट एनालिसिस है, जहां पर हमें हमारी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट का समझ में आता है। एग्जैक्टली, एंड देन कम्स आउट द अपॉर्चुनिटीज के बारे में फिर स्टूडेंट्स यूथ अपने आप को फिर समझने लगते हैं कि अच्छा अब मैं खुद अपनी अपॉर्चुनिटी कैसे क्रिएट करूं। ओके, क्योंकि उनको कौन से सर्किल से हटना है, जो सर्किल जिस सर्किल को वो कंट्रोल कर नहीं सकते हैं। ठीक बात है, क्योंकि जो उनके कंट्रोल में है वो तो मैनेज कर ही लेंगे, पर जो चीज वो मैनेजेबल नहीं है उससे उनको डाइवर्ट होकर दूसरी तरफ मूव फॉरवर्ड करना होता है। राइट। सो आपने जैसे कि बताया कि ये जो टेस्ट होता है ये पर्सनल ही जाकर के आपको करना होता है। दैट इज ओनली DMIT। दैट इज ओनली DMIT। तो क्या DMIT की कोई लिमिटेशन है कि इफ यू आर इनटू जयपुर तो आप जयपुर में ही कर सकते हैं, या फिर अगर आपको परफॉर्म करना हो दिल्ली, मुंबई, बड़ी सिटीज में, तो हाउ यूज टू डू, मतलब आप क्या अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे वहां पर, या आपको खुद को पर्सनली जाना होगा वहां पर, कैसे होगा ये? वो रिप्रेजेंटेटिव जा सकते हैं, बिकॉज इट द मेन थिंग इज टू क्रिएट द रिपोर्ट। ओके, है ना। स्कैनर जो यूज कर सकता है, मैं उसको 3 दिन का ट्रेनिंग देकर स्कैनिंग सिखा सकती हूँ। स्कैनिंग इज नॉट अ बिग डील। ओके, मेन होता है वो रिट्स काउंट्स, वो जो शेप्स होते हैं उनको समझना। ओके, उसके पीछे की साइंस समझना, उसके पीछे की थ्योरी समझना। तो वो एफर्ट्स मेरे होते हैं, तो वो दैट आई डू बाय माई सेल्फ। पर वो एक बार स्कैन होकर आ गए मेरे पास में, तो देन द रिपोर्ट इज नॉट अ डिफिकल्ट पार्ट। सो हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि आप एक छोटा सा ब्रीफ में अगर बताएं कि अगर हमको DMIT टेस्ट परफॉर्म करना है तो क्या वो स्टेप्स होते हैं जो आप उनके साथ में करते हैं? वही स्कैनर से
ऑल द 10 फिंगर्स ठीक है। उसको स्कैन करूंगी, जो कि हमारे यूनिक फिंगरप्रिंट्स होते हैं, राइट। जैसे आधार के लिए भी हम यूज करते हैं, दैट्स व्हाई वी आर यूनिक। तो वो स्कैन किया जाएगा, 3 वे स्कैन होता है, ठीक है। और ये स्कैनिंग से और जस्ट इतना सा ही पोर्शन स्कैन होता है, ऑलराइट। ओनली द टिप फिंगर्स की टिप स्कैन हुई, एग्रीड। है ना, और वो सॉफ्टवेयर पे हम अपलोड कर देते हैं। ठीक है। सॉफ्टवेयर पे अपलोड कर फिर ऑब्वियसली कि लैपटॉप के थ्रू हम उसको ये जो स्कैन मतलब हम देख नहीं सकते, वो उसको थोड़ा सा लैपटॉप पे सॉफ्टवेयर पे हम एनलार्ज करके दिखा enlarge सकते हैं। करके देखेंगे। ओके। और फिर वो काउंटिंग करते हैं और किस टाइप के मतलब शेप्स हैं उस तो वहां से करेक्टरिस्टिक्स उनकी सारी चीजें पता चलती है, देन वी स्टार्ट क्रिएटिंग द रिपोर्ट। ओके। सो आप ये कह रहे हैं कि जो टेस्ट परफॉर्म होता है वो आपने समझा है कैसे होता है, और जहां तक कि मैं समझ पा रहा हूँ कि ये जो आपका टेस्ट है साइकोमेट्रिक टेस्ट या डीएमआईटी टेस्ट, तो ये तो हर एक इंडिविजुअल को या फिर किसी भी एक ऑफिस की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं उनको भी कराना चाहिए। करना चाहिए। साइकोमेट्रिक असेसमेंट तो ये है कि मैं अगर फिजिकली नहीं जा पा रही हूँ तो वी हैव द लिंक्स, वो मतलब एक सॉफ्टवेयर का मुझे मतलब वो लिंक खाली शेयर करना है, राइट। एंड द लिंक द एज दे विल पुट द कोड, ऑल द क्वेश्चंस विल बी देयर, वो उसको एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं उनको आंसर कर सकते हैं। ओके। एंड यस, आज की डेट में अब मतलब जहाँ साइकोलॉजी पर इतना काम हो रहा है, लोगों को मेंटल हेल्थ समझ में आने लगी है, अपने आप को मेंटल हेल्थ की थ्योरी में डालने से पहले ही अगर आप अपनी पर्सनालिटी को जान जाएंगे तो यू कैन वर्क। क्योंकि मैं भी उसको हेल्प नहीं कर पाऊंगी अगर दो द पर्सन हैज अ वेरी गुड पोटेंशियल। जैसे मेरे पास में एक स्टूडेंट ऐसी आई, उसका विजुअल इतना प्यारा था, बट उसका इमोशंस इज ऑल्सो इट इज लाइक वेरी एक्सप्रेसिव। अच्छा। है ना, इमोशंस इज वेरी एक्सप्रेसिव एंड शी इज विजुअल, वो इमेजेस को इमेजिन कर सकती है इन अ विविड फॉर्म। ठीक है। ठीक है, पर उसका जो एनवायरमेंट हो रहा है वो एनवायरमेंट ऐसा हो रहा है कि शी इज आस्किंग पैम्परिंग। ओके। तो इमोशंस क्या हो रहे हैं, इमोशंस पर ज्यादा फोकस्ड हो रहा है ना, राइट। पर जो विजुअल एबिलिटी है जिससे वो बहुत कुछ ड्रॉ करके क्रिएट कर सकती है, यस, वो इम्पैक्ट हो रहा है। ठीक है। एंड द पेरेंट्स आर रनिंग टू द साइकोलॉजिस्ट, और इसकी वजह से उसकी जो एक्चुअल पर्सनालिटी वो भी निकल के नहीं आ रही है, वो साइकोलॉजिस्ट के पास में जा रहे हैं क्योंकि उनको ये लग रहा है कि मेंटल प्रॉब्लम है, मेंटल हेल्थ इश्यूज है, प्रॉब्लम कुछ और ही है। हाँ, तो वो थोड़ा सा हम एनवायरनमेंट पे काम कर लें, थोड़ा सा हम उस बच्चे को नया एक्सपीरियंस क्रिएट करवा दें, उसको यही सारी ड्राइंग अगर शायद उसका शोकेस कर दिया जाए किसी कंपटीशन पे, उस बच्चे का क्या कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, अल्टीमेटली कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया, क्या नहीं कर सकता। वो जो घर पे खाली पेरेंट्स बता रहे हैं ये बहुत अच्छी बच्ची ड्रॉ इतना अच्छा करती है, पर वो लैक वही हो रही है। राइट। सो वर्तिका, आपके सामने कोई प्रैक्टिकल ऐसे 1-2 केसेस आए होंगे डेफिनेटली जहां पर कि आपने अपनी सर्विसेज दी है किसी काउंसलिंग की, और वो जो पर्सन था ABCXYZ, तो वो किसी अलग फील्ड के अंदर वर्क कर रहा था या प्रोफेशनल था, और जब आपने उसका एक स्क्रीनिंग किया तो निकल के कुछ और उसका एक पर्सनालिटी आया, तो क्या उसने अपना फ्यूचर चेंज किया, उसने राइट डायरेक्शन में या डायरेक्शन चेंज करने में उसने कुछ स्टेप उठाया? 100% ऐसे कई हैं, कोई भी 1-2 आप स्टोरीज बताएं प्लीज। एक तो मैं बताऊंगी, एक स्टूडेंट मेरे पास में आया, ही वाज इनटू नीट। ओके। उसके चाचा भी साथ में आए, मैम ही इज जीनियस ऑफ अवर हाउस, इतने परसेंटेज कोई नहीं लेकर आया, 98%। मैम, पर उस स्टूडेंट ने बोला मैम मुझे नहीं लग रहा कि मुझे नीट करना चाहिए, मैं 1 साल दे चुका हूँ, ठीक है, मैं 12th के साथ में दे चुका हूँ, मैं 1 साल के गैप के साथ में दे चुका हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि मुझे नीट नहीं करना चाहिए। ओके। बट मेरे पेरेंट्स सब खड़े हुए हैं, ये ऐसे कैसे बोल रहा है, तो वो कॉन्फिडेंस ऑब्वियस है कि ये डिसीजन इतना रिस्की है, राइट, है ना। सच ए इंटेलिजेंट बॉय 98% लेकर आया है। I did all the screening, that is what you told, the psychometric assessment. Yes. The assessment came out कि he's very good in business. Okay.
ही इज वेरी गुड इन मैनेजमेंट, ही इज अ पीपल पर्सन, अच्छा, कन्विंसिंग पावर हाई सो है। टोटली डायरेक्शन ही चेंज हो गया। गेट इनटू बीबीए। OMG। मतलब कहाँ MBBS Yes. और कहाँ BBA, बट द सेम course which was going to be for the मतलब sorry MBA I told MBBS, ओके, जो एक मेडिकल में MBBS में करना चाह रहा था बच्चा, वो BBA में एंटर कर दिया। पर हाँ, वो कॉस्ट से वो लोगों ने उसको अब्रॉड भेज दिया। अच्छा, कॉस्ट तो लगनी ही है, Right. ऑब्वियसली इफ द स्टूडेंट इज इन ऑस्ट्रेलिया, BBA ऐसी जगह से करेगा। राइट, ग्रेट, क्या बात है। सो वर्तिका, आपने बताया कि इन सभी सर्विसेज के साथ साथ आप अब्रॉड स्टडीज के लिए बच्चों को काउंसिल करती हैं। तो ये अब्रॉड स्टडीज का जो पूरा की पूरा एक सिस्टम चलता है, इसमें किस तरह से आप अपने सर्विसेज से उनको हेल्प करते हैं? लाइक कि किसी बच्चे को अब्रॉड भेजने पढ़ने के लिए, तो उसका वहां का सेटलमेंट, उसका रहना, उसकी स्टडीज और फर्दर प्लेसमेंट किस किस लेवल पे या किस स्टेजेस पे आप उनको हेल्प करते हैं? ये तो बात के स्टेजेस हो गए, टोटली बात के स्टेजेस हो Right. गए। आफ्टर रीचिंग, सबसे पहला स्टेज ये है कि क्या पेरेंट्स रेडी हैं फाइनेंशियली, ओके, क्या स्टूडेंट रेडी है घर से बाहर निकलने के लिए। ओके, फिर उसके बाद में कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे US है तो सेट का एग्ज़ाम है, ओके, प्लस UK US इन सभी जगह के लिए इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, दैट इज PTE या IELTS होता है। ठीक है। अगर जर्मनी जाना है तो जर्मन लैंग्वेज सीखना पड़ेगा स्टूडेंट को, ये प्राय तैयारी होती है। सो इसमें बच्चों के लिए क्या कोई बाउंड्रीज होती है कि बच्चे सिर्फ इसी कंट्रीज में जा सकते हैं, या कोई उसके लिए क्राइटेरिया होता है? वो थोड़ा सा बताएं प्लीज। नहीं, कंट्रीज का कोई बाउंडेशंस नहीं है। हाँ, सिलेक्शन, बिकॉज आई एम अ करियर काउंसलर, आई एम नॉट अ टिपिकल कंसल्टेंट कि मैं बस देखूंगी कि मेरे पास में स्टूडेंट आ गया, एक क्लाइंट आ गया तो मैं कहीं पर भी भेज दूं। ठीक है। मैं अगर मुझे मालूम है कि वो स्टूडेंट इंजीनियरिंग के लिए, तो वो स्टूडेंट को मैं सजेस्ट करूंगी जर्मनी जाए, इटली जाए। अगर स्टूडेंट बिजनेस आगे करना चाहता है, सिंगापुर है, ऑस्ट्रेलिया है। ओके। अगर स्टूडेंट को आउट ऑफ इंडिया रहना है, PR चाहिए, कनाडा इज गुड। तो अभी यूरोप के साथ में जैसे हमारे फ्रेंडली कल्चर बहुत अच्छा, नाउ इंडिया इज अ वेरी गुड फ्रेंडशिप विद यूरोपियन कंट्रीज। राइट। वहाँ स्कोप है। वहाँ पर प्लस वहाँ पर है ना एक कल्चर भी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको वो मिल जाते हैं ना, यूरोपियन में इंडियन थोड़ा बहुत टच कनेक्टिविटी, स्पाइसेस मिल जाते हैं। तो अगर ऐसा चीज चाहिए तो यूरोपियन कंट्रीज को वो करें। इफ यू हैव अ गुड बजट, ऑस्ट्रेलिया हम सजेस्ट कर देते हैं। ओके। तो ये सारी चीजें पहले देखनी पड़ती है, ये सारी स्क्रीनिंग करनी होती है। दूसरा, मेडिकल, अगर कुछ बच्चे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो मेडिकल के लिए जाना चाहते हैं, तो फिर अब्रॉड में हमें ये देखना पड़ेगा कि कैन दे बी बैक टू इंडिया। अच्छा, है ना। दूसरा, एक सबसे बड़ी चीज है कि वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वी आर वांटेड टू बी अ ग्लोबल सिटीजन। उसके लिए आपको ये समझना होगा कि आप 5 साल शायद आप कहीं पर रुक सकोगे, ठीक है, शायद में जिसमें 3 से 4 साल आपकी पढ़ाई होगी, और आगे जाकर आप 1 या 2 साल आप वहां पर रहकर जॉब कर सकोगे। ओके। पर अगर ये सोचकर कोई जा रहा है कि शायद मैं हमेशा के लिए बाहर चले जाऊं, तो वो सारे भी माइंडसेट तैयार करवाने पड़ते हैं पहले से। अच्छा, तो इसके पीछे का लॉजिक क्या रहता है? लॉजिक ये है कि कोई भी कंट्री ये नहीं चाहेगी कि आप हमारे यहाँ जॉब करो। अच्छा, ओके। मतलब वो 100% आप यहाँ पर रहकर जॉब करो, क्योंकि उनके लिए प्रायोरिटी पहले खुद के सिटीजन है। एब्सोल्युटली ट्रू, अंडरस्टैंड। तो पर जो मैंने वहां पर इन्वेस्ट किया मनी, वो मेरे पास में कैसे वापस आएगा? तो जो स्टे बैक है वहां पर, आफ्टर योर स्टडीज यू हैव अ पोस्ट वर्क परमिट, यू आर बीइंग प्रोवाइडेड। वहां पर रुककर आप उतना अर्न कर सकते हो, प्लस आपका ना रिज्यूम बहुत ऑसम बन जाता है। क्योंकि हमें ये भी देखनी पड़ती है कि QS रैंकिंग क्या है। राइट। हर किसी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट को डाल देने से कोई मतलब नहीं है। प्रॉपर बच्चों के साथ में मेहनत करनी पड़ती है, उनकी प्रोफाइल बिल्ड करने में 1 साल उनके साथ में ये है कि वो प्रॉपर अपने चीजों पर वर्क कर रहे हैं कि नहीं, खाली स्टडीज पर फोकस तो नहीं है, राइट। अदर थिंग्स ओवरऑल
करिकुलम के ऊपर उनका एक्टिवनेस है। कल्चरल एक्टिविटीज भी चाहिए, स्पोर्ट्स भी चाहिए विद Yes. एकेडमिक, ओके, है ना। तो ये यहाँ पर भी उन पर फोकस करवाना पड़ता है। स्कॉलरशिप चाहिए तो ये 100% फोकस करना पड़ता है प्रोफाइल पर। ठीक है। फिर लैंग्वेज पर होता है, प्लस अगर हम लोकल बोर्ड हैं जैसे राजस्थान बोर्ड है, वहां पर ना रिजेक्शंस के चांसेस ना बने तो आइल्स के स्कोर्स प्रिपरेशन रहता है, राइट, प्रॉपर होनी चाहिए। ये सारी चीजें हैं। फिर उसके बाद में एप्लीकेशंस जो कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, मतलब यूनिवर्सिटीज में एप्लीकेशंस जाएंगी। कभी भी हम एक यूनिवर्सिटी में नहीं सेलेक्ट करते, कम से कम 4 यूनिवर्सिटीज प्रेफर करते हैं आप, करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप ये एप्लीकेशन पुट हो गया, उसमें हमारा पूरा रोल होता है कि कोई भी, क्योंकि हम ना पूरा स्क्रीनिंग करेंगे कि कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रही है, और ना जिससे फिर जहाँ एप्लीकेशन हो गई, जहाँ एडमिशन एक्सेप्टेंस हो गया, वहां फिर वीजा में प्रॉब्लम नहीं आती है। अच्छा, सो आपका इसके अंदर किस लेवल पे रोल रहता है? मतलब अगर बात करते हैं वीजा की या बात करते हैं पासपोर्ट की, तो क्या ये सपोर्ट भी आपकी तरफ से होता है? नहीं, देखिए पासपोर्ट के बिना तो आप कुछ कर ही नहीं सकते ना। तो पासपोर्ट तो आपको जब अगर अब्रॉड सोचना है तो पहले आप पासपोर्ट तो आप बना कर रख लो, ठीक है। अगर आपके, और पासपोर्ट तो सबसे जेन्युइन डॉक्यूमेंट है, तो वो तो पहले से ही प्रिपेयर होना चाहिए, ठीक है। व्हेन यू आर थिंकिंग अ थॉट केम, नहीं, जैसे कि आपने बताया कि नहीं, पासपोर्ट में हमारा रोल ही नहीं है ना, बिकॉज इट इज अ टोटल गवर्नमेंट रोल, ठीक है। नहीं, तो आपकी तरफ से कोई एजेंसी या किसी को आपने हायर कर रखा हो जो इन सब चीजों में, जो ग्राउंड लेवल के काम होते हैं उसको उनको सपोर्ट करें? ग्राउंड लेवल के काम की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि पासपोर्ट का सिस्टम ही इतना प्रॉपर है कि आप उधर अप्लाई करते हैं, प्रॉपर सिस्टम से सारी चीजें हो जाती हैं पासपोर्ट के ऑफिस में, ठीक है। तो वहाँ किसी एजेंसी की जरूरत ही नहीं है। ओके। हमारे साथ में ये है कि जब एम्बेसी से जब इंटरव्यू है, वीजा का इंटरव्यू है, तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन उसमें हम हेल्प करेंगे, प्रोफाइल बिल्डिंग में हम हेल्प करेंगे, एप्लीकेशन हम पुट करते हैं यूनिवर्सिटी में बच्चे की तरफ से, ठीक है, जिससे ये जो छोटी छोटी जो गलतियां हो वो नहीं, वो रिजेक्शन का केस ना बने। अच्छा, कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो खुद भी एप्लीकेशन पुट कर देते हैं, ठीक है, पर प्रॉब्लम फिर कहाँ आती है? वीजा में प्रॉब्लम आती है। ठीक है। तो वीजा प्रोसेस प्रॉपर होना चाहिए, देयर वी आर अ गुड सपोर्ट। ओके। लोन असिस्टेंस में हम हेल्प करते हैं, क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि है ना आपको कोई स्पॉन्सर कर पाए घर पर, ठीक है, तो लोन असिस्टेंस भी चाहिए एजुकेशन के लिए। जब बात आ रही है लोन की या पैसे की, तो थोड़ा सा हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि इसमें टोटल कितना पैसा लगता है एक बच्चे को अगर हम अब्रॉड भेज रहे हैं पढ़ाई के लिए, तो मिनिमम क्या पैसा हमारे हाथ में होना चाहिए? देखिए मिनिमम तो 10 lakhs तो मान लेना चाहिए फॉर अ ईयर। यस, क्योंकि क्या होता है कि अगर हमें लोन भी मिलता है तो वो एजुकेशन लोन मिलता है, ओके, लिविंग लोन नहीं मिलता है, ठीक है। और कई यूनिवर्सिटीज, कई क्या सभी यूनिवर्सिटीज आपका जो गार्जियन है, जो पेरेंट्स हैं, उनका बैंक अकाउंट देखेगी, ठीक है, कि क्या बच्चा जब हमारी कंट्री में आ रहा है तो वो ऐसा तो नहीं है कि भटक रहा है। ठीक है, मतलब दैट मीन्स उसके फैमिली बैकग्राउंड स्टेबल है भी या नहीं है। इन केस सपोज उसको इन फ्यूचर को जरूरत होती है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, तो क्या उसकी फैमिली उसको सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी? एम आई राइट? हाँ, यस, क्योंकि वहाँ का लिविंग कॉस्ट पेरेंट्स पर ही है, गार्जियंस पर ही है। देखिए वहाँ पर बच्चे अर्न करने लगते हैं, बट दैट विल आल्सो टेक अराउंड 3 to 6 months। अच्छा, ओके। आप पहले 3 महीने तो उस कल्चर में ढलोगे। आप ये सोचे कि अब्रॉड में तो सब लोग है ना, बच्चे काम करते हैं, हमारा बच्चा भी वहां पर जाकर काम करने लगेगा। बिल्कुल ठीक है। हमारे इंडिया में हमने कल्चर इतना पैम्पर करके स्टूडेंट बच्चों को रखा है, अब एकदम से बोलोगे कि है ना एक स्टोर में बैठ जाओ 2 घंटे 3 घंटे के लिए, घर पर है ना धोबी का हम बिल नहीं चेक करना चाहेंगे। बिल्कुल ठीक है, बट वहां पर लिस्ट ऑफ आइटम्स हमको चेक करने होते हैं, तो पॉसिबल ही नहीं है, इतनी जल्दी नहीं है। तो पहले बच्चों को वैसे वो 2 महीना 3 महीना लगेगा एक्सेप्टेंस कि वहां पर हर कोई ये काम कर रहा है, वो एडजस्ट होने में ही टाइम लग जाता है। अभी आप दादा दादी के पास में कोई बच्चा नहीं बैठेगा, अभी आ रहा हूँ, अभी नहीं आऊंगा, अभी ये कर रहा हूँ, अभी वो कर रहा हूँ। वहां पर इवन द पीपल आर पेड कि आप 2 घंटे ओल्ड पीपल के पास में आप बैठ रहे हो, उनसे चिट चैट कर रहे हो, दे आर गेटिंग गुड मनी। अच्छा,
इस चीज का भी पैसा मिल रहा है मिल रहा है, क्योंकि क्या? वहां पर तो बहुत ज्यादा न्यूक्लियर है ना, वहां Right. पर तो 18 साल के बाद में तो बच्चे चले हाँ, जाते हैं, राइट तो वहां पर तो सपोर्ट सिस्टर की जरूरत है। एग्जैक्टली तो ये चीज वहां जाकर एक्चुअल कल्चर पता चलता है एग्जैक्टली मतलब जिसको कहते हैं हम अदर वर्ड्स में कहेंगे कि दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, वही वाली चीज। नहीं, ये रियलिटी है एक्चुअल में, दिस इज द रियलिटी ओके कि ये वहाँ के कल्चर की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर हम लोगों को हमारी जिंदगी की वैल्यू नहीं हो पा रही है, वो धीरे धीरे हम भी शायद रियलाइज करेंगे कि हाउ प्रेशियस आवर लाइफ इज। ओके तो हमारे आसपास जो हमारी फैमिली है, क्योंकि वी इंडियंस आर सो ब्लेस्ड एग्जैक्टली कि हम नाना नानी दादा दादी, हमारा जो यहाँ पर एक कल्चर रहा है वो जॉइंट फैमिली का ज्यादा रहा है। हाँ, एग्जैक्टली और अब्रॉड में सबने न्यूक्लियर फैमिली देखी है। ट्रू। सो वर्तिका एक चीज और बताएं कि जो आपने अब्रॉड स्टडीज का बताया, सो इसमें क्या सिर्फ ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज ही होते हैं या कोई बच्चा अगर 9th के बाद अपनी स्कूलिंग करना चाह रहा है तो वो भी वहां जा सकता है? देखिए ये वाला स्कूलिंग में तब होता है जब ऑलरेडी किसी को वहां पर जॉब मिल चुकी है। अच्छा इफ आई एम वर्किंग देयर एंड इफ माय सन, आई हैव टू कॉल माय सन, और वो अगर 8th 9th या 4th 5th किसी में भी है तो 1 साल 2 साल बाद में कई कंट्रीज में अलाउ होता है कि आप अपनी फैमिली को लेकर आ सकते हैं। ओके स्पेशली नर्सिंग हैज अ गुड स्कोप फॉर दिस। ओके अक्रॉस द अब्रॉड। हाँ, ठीक है बहुत स्कोप है नर्सिंग में ठीक है। कि स्टूडेंट जा सकते, मतलब सॉरी स्टूडेंट नहीं, यहाँ पर एज अ नर्स, मैं वहाँ नर्सिंग में एज अ नर्स वहाँ पर मैं सर्विसेज दे रही हूँ। ठीक है और उसके कुछ समय बाद में एम्प्लॉयज आर ऑल्सो सेटिस्फाइड, राइट तो दे अलाउ कि आप स्पाउस वीजा भी आप लेकर आ सकते हो, आप अपनी फैमिली को भी लेकर बट इंडिविजुअल बच्चा नहीं जा सकता, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं? गार्जियन नहीं है। हाँ गार्जियन मस्ट बी देयर, मतलब 10th क्लास का बच्चा अगर वहां जाकर के अपनी स्टडीज कंटिन्यू करना चाहे तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है। एज अगर कोई वहां पर उनको एज अ गार्जियन मिलता है तो ही पॉसिबल है। anyone is there to adopt, anyone is there to say that we are the guardian, then it's possible. So अभी तक जो आपने जर्नी कवर की अपनी बिजनेस जर्नी और जिन भी स्टूडेंट्स को आपने काउंसिल किया तो वो आई थिंक ज्यादातर जयपुर के होंगे या जयपुर के आसपास के होंगे? चेन्नई, great. I got the chance. चेन्नई, I got the chance in Delhi. Okay. तो हो गया है। इवन मेरा पर्सनल ग्रोथ प्रोग्राम में यूके से भी मेरे को अप्रोच कर चुके हैं। ग्रेट, क्या बात है। तो मुझे ये लगता है कि हाँ, मैं अगर इस पे और फोकस करूंगी पर्सनल ग्रोथ प्रोग्राम पे, तो है यूएस, पर वो हमारे टाइम के साथ में थोड़ा सा अलाइन नहीं कर पाता है। राइट, टाइम जोन क्योंकि डिफरेंट होता है। हाँ, तो मैं उस पर बहुत डेडिकेटेड लेवल पर नहीं हो पाती हूँ। ठीक है। पर अराउंड द ग्लोब देयर इज अ रिक्वायरमेंट, इवन फ्रॉम द दुबई ऑल्सो। व्हेन शी वाज इन इंडिया, शी केम टू मी फॉर द होल काउंसलिंग। अपनी डॉटर का भी उन्होंने करवाया, अपना भी करवाया। ओके, क्या बात है, ग्रेट। सो जैसे कि आप जिस इंडस्ट्री में हैं, इस इंडस्ट्री में और काफी सारे प्लेयर्स होंगे, सो वो कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो आपको उनसे थोड़ा सा हटके अलग रिफ्लेक्ट करती है? अरे नहीं, मुझे अभी करना है हटकर अभी मुझे बहुत कुछ करना है, क्योंकि डिफरेंट मैं अपने आप को बोल सकती हूँ। मैं अपनी मतलब मेरे बिजनेस तो इट्स अ ट्रेडिशनल बिजनेस, लाइक करियर काउंसलिंग इज नॉट समथिंग न्यू, इट्स गोइंग फ्रॉम मेनी इयर्स। लोगों को मालूम नहीं है, कोविड ने इस पर बहुत हाइप कर दिया क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन हो गया था। True. इसलिए लोगों को पता चलने लगा, या कोटा का केस हो गया या सीबीएसई का प्रेशर हो गया, इसलिए करियर काउंसलिंग एकदम से हाइप ले लिया है। या सर्टिफिकेशन कोर्स एकदम से बढ़ गया है, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट मैं अगर अपने बारे में बोलूं तो मैं ये बोलती हूँ कि व्हाई आई एम डिफरेंट फ्रॉम एनीवन इज माय हैंड होल्डिंग। ओके, क्योंकि जो मैं पर्सनालिटी पर जो फोकस करवा देती हूँ, और मैं उस वक्त एक होता है ना, एक दिया जलवाना, मतलब एक दिमाग की बत्ती खुल जाना कह सकते हैं। लाइक माय नेम वर्तिका, यस, है ना, इट्स शाइन, इट्स एक पॉइंट ऑफ लाइट। वो जो लाइट क्लिक करवाती हूँ ना,
वो मुझे ऐसा लगता है दैट गिव्स मी ऑल्सो प्लेजर। मतलब वो मेरे लिए ये होता है कि यस आई हैव अचीव्ड। क्या बात है, ग्रेट। मतलब वो मेरा सबसे सेलिब्रेटिंग टाइम होता है। और बच्चों के जो और इवन एनीवन रिएक्शंस मैं देखती हूँ। हैप्पी मोमेंट्स। क्या बात है, अमेजिंग। सो वर्तिका, एक चीज और जानना चाहेंगे आपसे कि जिस तरह की आप सर्विस दे रहे हैं, तो प्रोबेबली जयपुर से, राजस्थान से, या इंडिया की बात करूं या आउट ऑफ इंडिया की बात करूं, सो कुछ लोग आपको अप्रोच करें कोलैबोरेशन के लिए, आपकी सर्विसेज लेने के लिए, तो वो कौन से ऐसे स्कोप है जहां पर कि आप सर्विसेज देने के लिए ओपन है? लाइक एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हो गए, या एमएनसीज हो गई, कॉर्पोरेट्स हो गए, तो कुछ इसके बारे में बताएं कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनके लिए आप अपनी सर्विसेज अवेल करना चाहेंगे? यस, कॉर्पोरेट्स यस, क्योंकि जो पर्सनल ग्रोथ प्रोग्राम है दैट इज इवन फॉर द दैट कम्स एज अ ट्रेनिंग पार्ट आल्सो। ओके। क्यों नहीं कॉर्पोरेट्स को, लाइक डीएमआईटी, व्हाई नॉट? दे शुड अंडरस्टैंड। कहते हैं ना 6 महीने लग जाते हैं एवरी बिजनेस पीपल से कि हमको सेट होने में। मतलब जो सीईओ होंगे, फाउंडर्स होंगे, डायरेक्टर होंगे, वो ये कहेंगे कि हमने 6 महीने इस पर मेहनत करी, उसके बाद हमें ये पता चला कि ही इज नॉट इन द राइट प्लेस, शिफ्ट करो कहीं और पर। ठीक है। आपके पूरे साल भर एक एम्प्लॉय पे मेहनत करते हुए लग गए, आपने इंटरव्यू करा, सारी चीजें करी, राइट, है ना, पर कोई एक पार्ट था जो रह गया, दैट इज द असेसमेंट अबाउट द पर्सनालिटी। ठीक है। दो पर्सनालिटी भी पता चल रही है, ऐसे कई आज की डेट में कॉर्पोरेट्स हैं जो पर्सनालिटी टेस्ट भी करवाते हैं, पर क्या हमने वो काउंसलिंग या वो पार्ट पे ट्रेनिंग दी उनको? ओके, है ना, अगर नहीं दी तो फिर वो आउटकम नहीं आने वाला नहीं है। हम ट्रेनिंग हार्ड स्किल्स पर बात करते हैं, ठीक है, सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग पर हम बात नहीं करते हैं। एग्जैक्टली। है ना, तो वो सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग पर अगर करा जाए तो कॉर्पोरेट पे मैं कोलैबोरेट करने को तैयार हूँ। स्कूल्स यस, क्योंकि सीबीएसई अब बोल रहा है, कंपलसरी कर रहा है, एंड नाउ इट टेक्स फॉर मी टू काउंसिल अ स्टूडेंट, हार्डली इट टेक्स फॉर द 20 to 30 minutes। ठीक है, बिकॉज मैं इतने स्टूडेंट्स को कर चुकी हूँ। एंड दैट कैन बी डन ऑनलाइन एज वेल। Yes, that can be done online. Okay. And even I got the opportunity to enter with the foundation also. Okay. ऑर्फनेज में, वहाँ पर मुझे सर्व करने में हेल्प, मतलब मुझे चांस मिला। ठीक है। इस तरह के इवन एनजीओ, एनजीओ वो जो कि है ना जो अनप्रिविलेज स्टूडेंट्स थे उनको हेल्प करने के लिए जा रहे थे। Okay. तो उनके साथ में भी कोलैबोरेशन ऑब्वियस है कि क्योंकि उनको खाली गाइडेंस करियर कौन सा चूज का नहीं है, कौन से कॉलेज भी जाएं वो। अच्छा, ठीक है। क्योंकि कौन से कॉलेज, अगर राइट कॉलेज अगर आपने नहीं सेलेक्ट किया तो प्लेसमेंट में इश्यूज आते हैं। ठीक है, तो आपकी पिछली की हुई सारी मेहनत बेकार हो जाती है। एब्सोल्युटली अंडरस्टूड, ग्रेट। सो जैसे कि आपने बीच में भी एक चीज बोली, सॉफ्ट स्किल्स, तो जब बात हुई है सॉफ्ट स्किल्स की, तो थोड़ा सा हम इसके बारे में जानना चाहेंगे कि सॉफ्ट स्किल्स क्या होती है और ये हमारी लाइफ में किस तरह से इम्पैक्ट लाती है। अगेन वी कैन टॉक अबाउट लाइक मेंटल हेल्थ, तो सॉफ्ट स्किल्स वहाँ पर भी होती है, या हम ये कहें कि जो एक जनरल एक इश्यूज है कि मैं ये बोलना नहीं चाह रहा था पर मैंने ऐसे बोल दिया। लाइक मैं कुछ आपसे 2-4 नाम सुनना चाहूंगा कि हाँ ये चीज सॉफ्ट स्किल्स कहलाती है। दैट इज अफेक्टिव कम्युनिकेशन, जिसको मतलब कहा जाएगा। ठीक है, कि मैं ये बोलना चाह नहीं रहा था पर ये मैंने बोल दिया, तो वो अफेक्टिव कम्युनिकेशन हुआ कि हाउ यू शुड या व्हाट यू शुड एक्चुअली। ठीक है, हाउ में तो हम ना पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, स्पोकन इंग्लिश में हम चले जाते हैं, वहाँ हम बहुत सीख पीख कर आ जाते हैं, ड्रेस स्टाइल सीख कर आ जाते हैं, सब कुछ करके आ जाते हैं, पर एक्चुअल एक्सप्रेशंस होते हैं वो अफेक्टिव कम्युनिकेशन से निकल कर आते हैं। ठीक है, और वो होता है योर सबकॉन्शियस ब्रेन। ओके, है ना, तो अगर हम सॉफ्ट स्किल में अगर नोइंग योर सबकॉन्शियस, इवन एवरी पर्सन वांट्स टू रूल और डोमिनेट समवन। ठीक है, बट अगर उसको ये समझें इस तरह से, इट इज देयर इज अ लीडर विद इन यू, तो दिस इज कैन बी आल्सो अ वेरी सॉफ्ट स्किल जिस पर काम किया जा सकता है। इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है, लाइक कंप्लेनिंग, वी आर इनटू कंप्लेनिंग, तो इस इमोशनल इंटेलिजेंस एक बहुत
सो जहाँ तक कि मैं समझ पा रहा हूँ, सॉफ्ट स्किल्स वो चीज़ है जो कि कनेक्टेड है कहीं ना कहीं हमारे इमोशन से, राइट? ओके, सो यू आर रनिंग अ बिजनेस। सो लाइफ में कोई एक ऐसा फेज आया था जब आपने काफी सारे चैलेंजेस फेस किए होंगे? कोई तो एक ऐसा समय आया होगा। हाँ, 2020। क्या बात है, मतलब बाकी सभी तरह के आप बाकी सभी लोगों की तरह आप भी अफेक्ट हुए थे? मैं ये कहूँगी कि दैट वाज इवन अ ब्लेसिंग, ओके। बिकॉज बिफोर स्टार्टिंग माइंड मिरर, मतलब हम्म। मेरा माइंड मिरर से पहले मेरा व्हेन आई वाज वर्किंग दैट टाइम आल्सो फॉर विद स्टूडेंट्स ओनली, बट उस वक्त मेरा लिमिटेड था हेल्पिंग ओनली स्टूडेंट्स। ठीक है। तब मेरे वैदिक वाइब्रेशंस के नाम से इंस्टीट्यूट था। ठीक है। वो इट वाज अ रेंटेड प्लेस, तो ऑब्वियस है कि सडनली छोड़ दो, कोरोना केम और सब कुछ बंद हुआ। छोड़ दो। ठीक है, तो कोई राहत नहीं मिली आपको कोविड में? नहीं नहीं, ऐसे कैसे, हर बिजनेस को थोड़ी ना दे देगी गवर्नमेंट राहत। अच्छा, क्या बात है। तो क्योंकि मैंने कई जगह बात करने की कोशिश करी कि इस चीज को समझने की करी कोशिश, पर सबसे बड़ी चीज थी कि मेरा काम पूरा स्टूडेंट्स बेस पर था। ट्रू। और ये नहीं पता था कि कब ये सारी चीजें ओपन होंगी, कन्वीनियंट होंगी। ठीक है। तो मुझे गवर्नमेंट हेल्प भी करती तो क्या हेल्प करती। सो आपने उस समय को कैसे सरवाइव किया? नहीं, वो सरवाइव करना ही नहीं था, वो तो ये होता कि बरी करो एक चीज को। ठीक है। जस्ट यू नीड टू फॉरगेट वन थिंग एंड ठीक यू है। हैव टू स्टार्ट विद समथिंग न्यू। तो लाइक उस टाइम पे ऐसा हुआ क्या कि आपने क्या पूरा बिजनेस अपना रैम्प डाउन कर हाँ, दिया, पूरा मुझे बंद कर करना दिया? पड़ा क्योंकि देयर वाज नो, मेरा लाखों का सामान कोई खरीदने वाला तक नहीं था। वो रेंटेड प्लेस पर था, रेंटेड प्लेस पर सामान है, वो कोई खरीदेगा नहीं। ठीक है, सब कुछ बंद है, लॉकडाउन है, कुछ ओपन नहीं है। कोई बाहर नहीं आएगा, कोई आपसे बातचीत नहीं करना चाहेगा। ऑब्वियस है कि फिर मुझे उस सामान को तब तक कि कोई खरीदे तब तक डंप करना, ऐसा मुझे गोडाउन नहीं मिल पाया एंड आई वाज ऑल अलोन। तो बट माय टीचर्स, मतलब जो इंस्टीट्यूट में थे, दे वर वेरी हेल्पफुल, वेरी सपोर्टिव कि मैम आप हो सके तो रुको, कर सको तो। मैंने कहा सारे जगह जो रुक रहा है, हाउ आई विल पे द रेंट। ओके। रेंट वाज अ बिग इशू। सब, मतलब ऑल द टीचर्स वर रेडी कि हम है ना ऑनलाइन स्टूडेंट्स को सिखा देंगे। कितना रेंट था आपका, इफ यू डोंट माइंड? ओह, दैट वाज अराउंड 45,000 पर मंथ? पर मंथ। ह्यूज अमाउंट। हाँ, क्योंकि ये बहुत था और इवन बहुत पॉश एरिया में था। ओके। तो वो रेंट एंड वहाँ मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा था। और उन्होंने ये कहा कि, या तो उन्होंने ये कहा कि लीव द प्लेस, हम 50% कर देंगे। तो 50% 25,000 वाज आल्सो नॉट द सफिशिएंट अमाउंट, मतलब कि कहाँ से निकालूं। अर्निंग कुछ भी नहीं, हम कहाँ से इस चीज को रोटेशन में लेकर हाँ, के आएंगे। और अगर ऑनलाइन क्लासेस अगर टीचर्स चला रहे हैं तो आई डोंट हैव एनी राइट टू टेक देयर मनी। एब्सोल्युटली। फिर मेरी एक्सपर्टीज जो रह जाती है वो रहती है काउंसलिंग की। एग्जैक्टली, जो कि फेस टू फेस ज्यादा अप्रोचेबल होती है। देन आई डिसाइडेड, उस टाइम पर मुझे कभी ये नहीं पता था कि मेरी खुद की भी प्रोफाइल पर मुझे काम करना चाहिए। तब मुझे ये नहीं पता था कि यस, आई एम द फेस, वैदिक वाइब्रेशन इज नॉट द फेस, आई एम द फेस। राइट। वहां पर जितने लोग थे वो मेरी वजह से थे, वहां पर जितने टीचर्स थे वो मेरी वजह से थे। ओके। तो वो मेरी लाइट चली उस दिन। दैट्स व्हाई आई से कि इट वाज अ ब्लेसिंग। अंडरस्टूड। ना, मैं ऐसा, मुझे लगता है कि किसी ने जैसे मुझे बहुत अच्छे से मुझे बोला था कि मैम मुझे ऐसा लगता है कि आप बिजनेस नहीं, आप सोशल वर्क कर रहे थे। क्या बात है। तो मैंने कहा यार ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं इंसान, क्योंकि बहुत डिसीजंस उसके पीछे गलत जा रहे थे ओके। वैदिक वाइब्रेशंस की। तो मेरे लिए एक ऑप्शन मिला कि मुझे सही डिसीजंस पर आना है। तो मैं, आई वॉज डिगिंग विद ऑल द आंसर्स। ओके। आई वेंट इनटू NLP, आई अंडरस्टूड मोर माई सेल्फ। मतलब उस टाइम को आपने यूटिलाइज किया और अपने आप को आपने ग्रूम किया बहुत हद तक। बिल्कुल सही। मतलब एक इंसान जो शायद नए लोग से मिलने पे नर्वस होता है, जिसका पांव तक कांपते हैं, आज की डेट में वो 100 लोगों के आगे बोल रहा है। क्या बात है। तो दैट वाज अ ब्लेसिंग फॉर यू, जैसा कि आपने बोला। ग्रेट। सो इसी के जुड़ते हुए एक चीज आपसे पूछता हूँ कि जब ये सब कुछ वापस रीस्टार्ट हुआ तो आपने अपनी लाइफ को, अपने प्रोफेशन को कैसे रीस्टार्ट किया? नहीं,
इट वाज नथिंग टू रीस्टार्ट, इट वाज गोइंग। मतलब एक बरी हुआ तो दूसरा शुरू था। ओके, एक 0 हुआ तो दूसरा 1 हो गया। हाँ, ऐसा हाँ, कह सकते हैं। हाँ, हाँ। इधर वैदिक वाइब्रेशंस ठीक है, बट आई एम सो ब्लेस्ड, स्टिल आई वुड से वैदिक वाइब्रेशन इज स्टिल अलाइव। मतलब बरी करने का मतलब ये हो सकता है कि मैंने अपने आप को उससे डिटैच किया, पर स्टिल दैट इंस्टीट्यूट इज वर्किंग। एब्सोल्युटली, है ना, वो इस वजह से क्योंकि मैंने उस जगह को खाली छोड़ा। राइट। है ना, पर वो आपने फील्ड नहीं छोड़ा, आपने वो पैशन नहीं छोड़ा। फिर मैंने माइंड मिरर स्टार्ट किया विद अ न्यू नेम, माइंड मिरर। within 6 months I started to, I created this registration, I created my Google My Business। मैंने किया जो जो उससे रिलेटेड, क्योंकि मुझे पता था वो काम करना शुरू करना है। Right. क्योंकि एक बिजनेस में कहीं ना कहीं आपको माइंड में सारी चीजें क्लियर थी। एक बिजनेस का एक्सपीरियंस था। Absolutely. मालूम है कि जो वहां की गलती करी वो यहाँ नहीं करनी, यहाँ नहीं करनी, yes. करनी नहीं है। एकदम रेंट पे काम नहीं करना है। एक ही और अब हैवी रेंट पे काम नहीं करना है। नहीं, करना ही नहीं है रेंट पर काम। अब तो एक कमरे में भी काम करो, पूरी दुनिया आपके पास में आपके है। पास में, राइट। सो जैसे कि आपने बताया पिछले 5 से 6 साल में आपने एटलीस्ट 400 से 500 स्टूडेंट्स को या इंडिविजुअल को हेल्प किया है। सो अगले 5 साल का आपका क्या विजन है कि कितने बच्चों को या कितने कॉर्पोरेट्स में, कितनी एमएनसीज में आपको लोगों को बेनिफिट करना है? देखिए, मेरा ये है कि 26 एटलीस्ट में मैं 260 स्टूडेंट्स को अब्रॉड भेज दूं नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट टू नेक्स्ट बाय नेक्स्ट, बिकॉज इफ आई कीप ऑन वर्किंग तो वो मेरा फर्स्ट टारगेट है कि वो मेरा उस टाइम पर 26 में अचीव हो। पर अगर मैं स्टूडेंट्स काउंसलिंग की बात करूं तो दैट आई वुड से दैट शुड बी एंडलेस, क्योंकि उसको मैं नंबर्स में नहीं मानना चाहूंगी। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि जब तक मुझे ऐसा लगता है कि जब तक मेरा दिमाग, मेरा ब्रेन चल रहा है, व्हाई नॉट? क्योंकि इसके लिए मेरी फिजिकल एबिलिटी से ज्यादा मेरी मेंटल एबिलिटी जरूरत है। एग्जैक्टली। तो इफ आई एम देयर, इफ आई एम अलाइव, आई कैन हेल्प, आई कैन, मतलब मुझे ये लगता है। तो व्हाई टू पुट दिस इनटू द नंबर्स? वैसे लोग कहते हैं कि आप टारगेट रखो हमेशा, एंडलेस का मतलब, See, if you are into business, so there must be some targets. यस, तो क्योंकि अगर एंडलेस की बात करो तो वो एंडलेस 600 पे भी खत्म हो सकता है पर यस, मैं इस पर नहीं सोचूंगी। पर हाँ, मोस्टली एटलीस्ट जयपुर के जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं उन पर मैं जरूर रीच आउट करना चाहूंगी। आई जस्ट वांटेड टू रीच टू ईच एंड एवरी कॉर्पोरेट्स। क्या बात है। तो बस अब मुझे उसका नंबर गूगल करना है डेफिनेटली हमारे दर्शक आपको सपोर्ट करेंगे। और लास्ट में जस्ट एक आपसे चीज कंक्लूड करना चाहूंगा कि हमारे जो यूथ है उसको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी फ्यूचर डायरेक्शन को लेकर के, कि उनको किस जगह पे क्या राइट स्टेप्स लेने चाहिए? देखिए, फर्स्ट आई वुड लव टू से, क्योंकि स्काई इज नॉट अ लिमिट जो कहा जाता है, पर देयर इज अ लिमिट, ऑलवेज देयर इज अ लिमिट। क्योंकि हमारी सोच कहाँ तक जाती है वहां पर चीजें सब कुछ स्टक हो जाती हैं, है ना। पर उसके लिए वी नीड टू डेयर टू ड्रीम। तो बिग सक्सेस की बातें हम लोग सब करते हैं, वी स्टार्ट ड्रीमिंग, बट बिग सक्सेस कैन अचीव ओनली विद राइट डिसीजंस एंड राइट डायरेक्शंस। राइट डिसीजन होगा तो डायरेक्शन अपने आप बनना शुरू हो जाएगा। क्योंकि कई बार ये होता है कि हमको 2 कदम चलने के बाद पता चलता है कि शायद हम चेंज करते हैं, पर डिसीजन कि मुझे कहाँ पहुंचना है वो मेरे लिए सही है कि नहीं है, वो पता चल जाए ना, तो डायरेक्शंस आप खुद ब खुद बनाना शुरू कर देंगे। राइट। सो इसी आपकी बात से एक बात और आई मेरे माइंड में कि पैशन एक अलग चीज है और फ्यूचर डायरेक्शन एक अलग चीज है। तो हमको किसको ऑप्ट करना चाहिए और किसको लेफ्ट आउट करना चाहिए? क्योंकि मेरा पैशन कुछ और है, बट आपका अगर मैंने बाई चांस टेस्ट करवा लिया तो मेरा फ्यूचर डायरेक्शन कुछ और ही आ रहा है, तो मुझे किस तरफ वे आउट करना चाहिए? जैसे कई लोग ये बोलते हैं, आई वांटेड टू फॉलो माय पैशन। यस, ठीक है, पर पैशन कैन नॉट बी ऑलवेज अ करियर। मे बी ट्रू। नहीं, इट इज, बट करियर कैन बी योर पैशन। आप पैशन का टाइम लिमिट कर सकते हैं ना। सी, पैशन इज समथिंग डिफरेंट। नहीं, देखिए, आपको मैं इस चीज को और चीज को क्लियर करूंगी। पैशन मेरा गिटार बजाना है, राइट। ठीक है। आई लव
मैं उसके लिए अपने पेरेंट्स से लड़ने को भी तैयार हूँ, भिड़ने कुछ के भी लिए करने को तैयार करने को तैयार हूँ, ठीक है। यस वन क्वेश्चन आई विल आस्क दैट स्टूडेंट कि क्या तुम सड़क पर सो जाओगे एक दिन 2 दिन? हो सकता है वो उस मोमेंट के इन्फ्लुएंस में, उस इम्पल्सिव में वो हाँ बोल देगा, बोल दें, पर सच्चाई ये नहीं जब वो है। प्रैक्टिकलिटी पे आते हैं तो वो पॉसिबल नहीं होता। तो पैशन इज कांट ऑलवेज बी अ करियर, पर करियर कैन बी अ पैशन। तो अंडरस्टूड। पैशन को आप ये कर सकते हो कि गिटार बजाना है तो 1 घंटा बजाओ, 2 घंटा बजाओ, पार्ट टाइम बजाओ। राइट, पैशन फॉलो करते रहो बट फ्यूचर डायरेक्शन इज समथिंग एल्स। सो वर्तिका, जैसे कि आपने बताया कि डीएमआईटी टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सो ये क्या कॉर्पोरेट्स में या एमएनसीज में एम्प्लॉयज को किस तरह से बेनिफिट करेगा? डेफिनेटली दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट कि जैसे हमने वर्किंग प्रोफेशनल्स की हर बार बात किया कई बार, तो वर्किंग प्रोफेशनल में अगर हम उनको खाली इंटरव्यू करके समझें कि व्हाट दे आर परफेक्ट इनटू, पर डीएमआईटी से ये पता चल जाता है, स्कैनिंग करके प्रॉपर रिपोर्ट बनकर ये पता चल जाएगा कि व्हाट एक्जेक्टली देयर पोटेंशियल आर। ओके, है ना। इवन ये अगर वो इमोशनली ही इम्बैलेंस्ड भी है या कंप्लेनिंग है, या सपोज बहुत ज्यादा इंटरपर्सनल रिलेशन क्रिएट करने में बहुत स्ट्रांग है, या बहुत देर तक कंप्यूटर के सामने बैठ सकता है, ये सारी एबिलिटीज, वो सारा चीजें, क्योंकि वो ये वर्क इंटरेस्ट भी आ रहा है, पर्सनालिटी भी आ रही है, तो ये खुद एम्प्लॉय इटसेल्फ के साथ साथ में एम्प्लॉयर को भी हेल्प करेगा। अच्छा, एम्प्लॉयर को भी ये पता चलेगा कि मैंने जिसको हायर किया एम्प्लॉय है, का राइट फिटमेंट कहाँ पर है, ऐसा कहना चाह रहे हैं आप। सो देखिए, जब बात हो रही है एक एम्प्लॉय की, तो एम्प्लॉय एसोसिएट होता है एक बिजनेस से, और एक बिजनेसमैन के लिए एक एम्प्लॉय से काम करवाना बहुत जरूरी होता है। तो अब राइट एम्प्लॉय राइट डिपार्टमेंट में होगा तभी वो काम कर पाएगा। तो क्या आपका टेस्ट ही हेल्पफुल होता है कि सपोज इफ आई एम रितेश, तो रितेश का डिपार्टमेंट अकाउंट्स होना चाहिए या सेल्स एंड मार्केटिंग होना चाहिए या ऑपरेशंस होना चाहिए? नहीं, ये चीज आपके इंटरव्यू और आपकी एजुकेशन बता रही है। पर डीएमआईटी से क्या होता है कि जैसे सपोज इफ आई एम मतलब लाइक मोर, इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। 4 तरह की पर्सनालिटी है, डिस्क जिसे कहते हैं, डोमिनेंट है, इन्फ्लुएंशियल है, स्टडी है, कंप्लाइंट है। ठीक है, ठीक है। अब डोमिनेंट पर्सनालिटी को द पर्सन इज वेरी हाई रिस्पॉन्सिबल एंड हाई असर्टिव पर्सन। ठीक है, वो आपने उसको काम दिया, वो 100% कंप्लीट करेगा। अब हम क्या बोलते हैं, डोमिनेंट से मतलब उसको एकदम टॉप पे बिठाओ, नहीं। डोमिनेंट मतलब उसकी पर्सनालिटी वो टारगेटेड रहेगा। ठीक है, ठीक है। उसी तरह से स्टडी पर्सनालिटी वो पर्सन है जिसको ग्रुप में काम करना पसंद है, जिसको टीम वर्क पसंद है। उसको अगर आपने अकेले बैठाया तो वो बार बार एग्जॉस्ट होकर उठकर आएगा, फिर वो एग्जॉस्ट होकर उठकर आएगा तो वो कंप्लेन करेगा। पर उसी को उसी वक्त आपने पता चल गया स्टडी पर्सनालिटी है, आपने तुरंत क्या कर दिया, उसकी जगह बदल दी। ठीक है ना। सिटिंग हो गया। इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी, वो हमेशा एंथुसियास्टिक रहेंगे, तो उसका प्लेसमेंट एज पर द पर्सनालिटी किया जाएगा तो उसका आउटपुट ज्यादा आएगा। हाँ, अगर सपोज आई एम अ इन्फ्लुएंशियल पर्सन बट माय एजुकेशन सेज दैट आई कैन वर्क ऑन द सीएस ओनली, पर मेरे को जो टीम हैंडल करने को दिया जाएगा, तो मैं क्या कर सकती हूँ, बार बार सबको, अपने टीम को ये बोल सकती हूँ कि करो, कंप्लीट करो, वी हैव टू अचीव द टारगेट। और कोई भी अगर डल होगा तो आई कैन एनकरेज। तो वो हो गया इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी। कंप्लाइंट पर्सनालिटी को आप, पता चला आपने 4 लोगों के बीच में रख दिया कंप्लाइंट पर्सनालिटी को, वो बैठकर सबको जज कर रहा है, वो जज कर रहा है सबको। यस, ये सही नहीं कर रहा, ये गलत कर रहा है, ये वो कर रहा है। अगर तुम कंप्लाइंट पर्सनालिटी हो, तुम्हारी एबिलिटी एनालाइज करने की, काम को एनालाइज करो। यस, सो वो दूसरे में ही कुछ ना कुछ कमी निकालता रहेगा, तो वो सही जगह कमी निकाले ना, काम में कमी निकाले। राइट। सो वर्तिका, जब आपसे इतनी बात हुई है तो हम ये भी जानना चाहेंगे, क्या ये जो टेस्ट होता है ये बहुत ज्यादा मतलब महंगा होता है, कॉस्टली होता है, या फिर ये बजट फ्रेंडली होता है, या कोई भी कंपनी और किसी भी डिपार्टमेंट में हम बहुत इजीली कर सकते हैं? बजट फ्रेंडली है, क्योंकि हर कंपनी को मतलब आज की डेट में ये मतलब इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि जहां पर हम ये बात होने लगी कि स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट होना चाहिए। yes. आप ट्रेनर्स को बुलाते हैं, लाइक आई ऑल्सो गिव द ट्रेनिंग, सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग देती हूँ मैं भी।
तो वो हमने जो मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग मैंने दिया, मतलब अफेक्टिव कम्युनिकेशन की दिया, राइट, लीडरशिप ट्रेनिंग दिया, पर उसके साथ साथ में अगर पर्सनालिटी एनालाइज भी हो गया तो उसको पता है कि मुझे अपने आप को, अपने इमोशंस को कैसे ट्रीट करना है, फॉर्मूला पता है, ठीक है, पर फॉर्मूला एक्चुअल में अप्लाई करना कहाँ है, कहाँ कर रहे हैं वो डायरेक्शन मिल जाएगा। हाँ राइट। सो अगर मैं कहता हूं कि किसी कंपनी के अंदर 100 एम्प्लॉइज हैं और 100 के 100 सभी एम्प्लॉइज का अगर ये टेस्ट किया जाए, दैट मीन्स आप ये कहते हैं कि उस कंपनी की प्रोडक्टिविटी डबल ट्रिपल हो जाएगी। बिल्कुल, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी बढ़ेगी। देखिए आज की डेट में मोटिवेशन सुनना बहुत कोई बड़ी बात नहीं है, पर मोटिवेशन फॉलो करना बहुत बड़ी बात है। तो मोटिवेशन फॉलो हो नहीं सकता ना जब तक आप अपने आप को नहीं समझेंगे। राइट। मतलब कई ऐसे लोग आते हैं जो बोलते हैं कि नहीं मैंने पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड भी पढ़ी है, मैंने एटॉमिक हैबिट्स भी पढ़ी है, देन मैंने रिच डैड पुअर डैड भी पढ़ी है, सब कुछ है, पर मैं अपने आप को मोटिवेट नहीं कर सकती। मोटिवेट doesn't come from outside, it should be your inner। तो वो इनर कैसे होगा, तो वो इनर को समझ कर ही होगा। राइट। सो एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा वर्तिका कि एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू से या एम्प्लॉयर पॉइंट ऑफ व्यू से ये टेस्ट कंपलसरी है और इस सबके लिए वैलिड है, सबको करवाना चाहिए? कंपलसरी इट इज बाय चॉइस, इट शुड, बट इफ इट कैन मेक कंपलसरी तो डेफिनेटली द कंपनी कैन डू वाओ, और सबको करवाना चाहिए। Great. मतलब मुझे अपने बारे में पता है, ठीक है, तो knowing yourself is a great blessing, right? And but this word is of my mentor, so I always love this sentence कि knowing yourself is a real blessing। Exactly. मुझे मेरे बारे में पता होगा कि मैं किस फील्ड का एक्सपर्ट हूँ तो मेरा रिजल्ट अलग ही आएगा। It's not only the field, it's not only the field, knowing yourself, आपकी फील्ड आपकी पढ़ाई डिसाइड कर रही है, पर सेल्फ को पहचानना इज अ डिफरेंट थिंग। सेल्फ, क्योंकि हम हार्डवर्क कर कर कोई भी सब्जेक्ट निकाल सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट में एक्सेल कर सकते हैं, पर जिंदगी में एक्सेल करने के लिए आपको अपने आप को समझना जरूरी है। Exactly. तो DMIT और साइकोमेट्रिक असेसमेंट इज नॉट टू नो ओनली अबाउट योर फील्ड, it is even to understand yourself। Yes, absolutely true. So वर्तिका, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे भी और हमारे व्यूअर्स को भी। So आज के सेशन को यहीं कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो मच और बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो पर आने के लिए। थैंक यू सो मच एंड लॉट, मतलब आई हैव स्पोकन लॉट तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। Great. थैंक यू।